तो आज चर्चा में मेरे साथ है आशीष जो लॉ कॉलेज में पहले छात्र नेता भी रह चुके हैं और अभी प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट हैं और इनके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। लेकिन आज आशीष हमारे साथ इसलिए बैठे हैं क्योंकि नई शिक्षा नीति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और चर्चा का हमारा खास प्रोग्राम जो है नई शिक्षा नीति पे, उसके लिए आशीष से जानेंगे वो क्या राय रखते हैं और इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आशीष बताइए, आप नई शिक्षा नीति के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या बताना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, हुल जोहार। साथियों, 34 साल आज़ादी आंदोलन के बाद 1986 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी कोठारी आयोग के बाद में उन्होंने जो सिफारिशें की थी। उसके बाद आज 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से समाज बदल रहा है उसके हिसाब से पॉलिसीज़ भी, नीतियाँ भी बदलनी चाहिए। ये बहुत ही प्रशंसनीय विषय है। लेकिन जब हम बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी की, तो देखिए किसी भी समाज, किसी भी देश का जो रीढ़ होता है वो छात्र होते हैं, नौजवान होते हैं। उन छात्र नौजवानों को एक सही दिशा निर्देश देने के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सही एजुकेशन पॉलिसीज़ के तहत छात्रों को पढ़ाए, ताकि आने वाले भविष्य में हमारा जो देश है वो तरक्की की ओर जाए, हमारा जो समाज है एक सभ्य समाज बन सके। देखिए, जानवर और इंसान में यही फ़र्क होता है कि इंसान पढ़ाई करते हैं, शिक्षा लेते हैं और जानवर शिक्षा नहीं लेते हैं। शिक्षा लेने के बाद में अपने बातों, विचारों और अपनी चीज़ों, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके शिक्षा के माध्यम से हम समाज को बदलते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ की। कोई भी एजुकेशन पॉलिसीज़ की ज़रूरत तब पड़ती है जब पुराने जो पॉलिसीज़ है उसमें कुछ खामियां रह जाए। पुराने जो पॉलिसीज़ है वो वर्तमान समाज के, वर्तमान समय के जो एजुकेशन ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उससे फिट ना बैठने लगे, तब हम नई चीज़ों को ईजाद करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन ये निहायत ही ज़रूरी है कि जो पुराने जो सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या समस्याएं हैं, उनको देखकर ही न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ को, न्यू पॉलिसीज़ को लाया जाए। आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, मैं जब पढ़ रहा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी और उसके पहले जो रिवाइज ड्राफ्ट 2019 में बनाया गया था, उस समय भी मैं जब उसको पढ़ा तो मैंने देखा कि पुराने सिस्टम में क्या खामियां हैं उस पर कहीं भी जिक्र नहीं है। ये बहुत ही सोचने वाली विषय है कि जब पुराने विषयों पर, पुराने जो पॉलिसीज़ चल रहे हैं उनके समस्याओं पे जिक्र नहीं है, तो आप किस आधार पे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ ला रहे हैं? हम जानते हैं कि हमारे जो स्कूल हैं, हमारे जो सरकारी कॉलेजेस हैं, हमारे जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं, उन स्कूलों में जो समस्याएं हैं, जैसे शिक्षकों की भारी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है, कर्मचारियों की भारी कमी है, जो सरकार है वो अपना बजट का जो हिस्सा है वो ज़्यादातर एजुकेशन से कटौती लगातार करते आ रही है। इन सारे समस्याओं को दरकिनार करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है। चलिए कुछ पॉलिसीज़ को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो जैसा पूरे देश भर में आप लोग सोच रहे हैं चल रहा है, आप लोग भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो पहले 10+2 का बात था, जो 10+2 यानी कि 10वीं तक स्कूली शिक्षा होगी, +2 इंटर और 11th और 12th की बात होगी, उसके बाद ग्रेजुएशन होगी। पहले जो था यही था, 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता था, 2 साल का पीजी कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता था। इसे अभी चेंज कर दिया गया है। कैसे चेंज कर गया है? तो इसमें एक नई पॉलिसी लाई गई है जो 5+3+3+4 का एक नया सिस्टम लागू किया गया है। आइए समझते हैं 5+3+3+4 का क्या फंडा है। सबसे पहले हमारे देश में बच्चों को स्कूल 5 साल में भेजते थे, जो पहली क्लास में जाकर के दाखिला लेते थे स्कूलों में। प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट जिनके पास में पैसा रहता था, उनके जो बच्चे होते थे वो 3 साल की उम्र में ही अपने बच्चों को प्ले स्कूल में भेजते थे, जहां वो खेल कूद के माध्यम से कुछ नई चीज़ों को सीखते थे। इसी के आधार पे एक ये जो 5 साल का जो कोर्स है, जिसमें कहा गया है कि ये जो प्री प्राइमरी कोर्स होगा, जिसमें 5 साल को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग है वो 3 साल तक, यानी कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं उन्हें 3 साल की उम्र में आंगनबाड़ी स्कूलों में, आंगनबाड़ी जो केंद्र है, स्कूल नहीं, केंद्र में भेज दिया जाएगा। और आइए समझते हैं कि आंगनबाड़ी का काम क्या होता है। आंगनबाड़ी में जो भी काम करते हैं उनका जो काम का तरीका होता है
वो आप जानते हैं, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में भी आंगनबाड़ियाँ, कई आंगनबाड़ियाँ चलती होंगी। हम लोगों के भाषा में, हज़ारीबाग की भाषा में हम उसे खिचड़िया स्कूल के नाम से जानते हैं। क्या होता था? तो खिचड़िया स्कूल में होता था कि बच्चे स्कूल जाते थे, यानी कि केंद्र जाते थे, बचपन में ही केंद्र जाते हैं और कुछ खाना के माध्यम से उन्हें आकर्षण किया था कि तुम्हें ये खाना दिया जाएगा, कुछ राशन दिया जाएगा, कुछ और चीज़ें दी जाएगी, ठीक है, इसलिए तुम यहाँ पर केंद्र में आओ। वो कोई मैंडेटरी नहीं था, ठीक है, जिस बच्चों को आना चाहते थे आते थे, जिनको नहीं आना चाहते थे वो नहीं आते थे, लेकिन इसमें मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि ये भी स्कूल का ही पार्ट होगा। अभी जो केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र का काम क्या है ये समझिए। आंगनबाड़ी का केंद्र का काम है, आप लोग भी देखते होंगे कि आपके मोहल्ले में, आपके गांव में जो भी गर्भवती महिला है उनको प्रोटीन का सामान पहुंचाना, जो गर्भवती महिला हुई है उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, उनका जो काम होता था, जो गर्भवती महिला है, और कन्या योजना, इससे संबंधित जो सरकारी जो काम में आती थी, जो सरकारी जो नई नई नीति लाई जाती थी, आंगनबाड़ी के माध्यम से उसे लोगों के बीच में पहुंचाया जाता था। अब सवाल ये उठता है कि आप किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में चले जाइए, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितनी बदहाल स्थिति में है। वहाँ में जो काम कर रहे हैं उनका भी कोई परमानेंट जॉब नहीं है, बल्कि उन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जैसे माने पैसा के माध्यम से रख लिया गया है। अब इस परिस्थिति में एक वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र में जो होती हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, उनके भरोसे ही वो सारे एजुकेशन को, ये जो 3 साल का जो एजुकेशन है उनको दे दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि वो पढ़ाएंगे कि इन सारे कामों को देखेंगे। जाहिर सी बात है कि सरकार कहती है कि आपके कलम और कॉपी में सारे दस्तावेज होने चाहिए, बच्चे पढ़े चाहे नहीं पढ़े। ये इसका वर्तमान उदाहरण है जो हमारे स्कूल में, जो खिचड़ी स्कूल जो चल रहा है, जो अब गांव में चले जाइएगा, वहाँ पर जो शिक्षक है उनका कहना है सिर्फ ये कि जब जो भी इन्विजिलेटर आते हैं वो जांच ये नहीं करते हैं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बल्कि जांच ये करते हैं कि आज पूरे सप्ताह भर में उनको क्या क्या खाना मिला, अंडा मिला कि नहीं, दाल मिला कि नहीं, भात मिला कि नहीं। ये अभी सवाल यहाँ पर यह है कि जो बच्चों का जो नींव है वो इसी आधार पर रखा जा रहा है कि आप पढ़ाई करें या नहीं करें, इससे मतलब नहीं है, बल्कि ये जो खाना के माध्यम है, ये जो खिचड़ी है, ये आप लोगों को मिला कि नहीं मिला। उसके बाद 3 साल के बाद जब बच्चे 6 साल की उम्र हो जाएंगे तब वो पहली क्लास में दाखिला लेंगे, पहली और दूसरी क्लास में दाखिला लेंगे। उसके बाद आता है 3 साल का फंडा। ये जो 3 साल का फंडा है, यानी कि जब बच्चे तीसरी क्लास में जाएंगे तो 3, 4, 5 वो पढ़ेंगे आफ्टर, मतलब प्री प्राइमरी के बाद में पोस्ट प्राइमरी स्कूल में। अब पोस्ट प्राइमरी स्कूल में क्या होता है ये समझिए। देखिए, आज़ादी आंदोलन में जो मैकॉले, आप जानते हैं कि मैकॉले एक बहुत बड़े हमारे देश में दार्शनिक नहीं, एक बहुत अच्छे शासक रहे हैं, जो आज़ादी आंदोलन, मतलब कि जब हमारा देश गुलाम था उस समय उन्होंने एजुकेशन की चीज़ रखी थी कि इस देश में किस तरीके से एजुकेशन रखा जाएगा, किस तरीके से लोगों को पढ़ाया जाएगा, इस देश के लोगों को, ना कि अंग्रेज़ों को। तब उन्होंने ऐसी एजुकेशन पॉलिसीज़ को लाई थी जिसके माध्यम से यहाँ के लोग सिर्फ पढ़ लिख ले, इतना ही पढ़ पाए ताकि वो अंग्रेज शासक का गुलाम बन करके, उसका नौकरशाह बन करके काम कर सके, इतना ही शिक्षा उनकी दी जाती थी। इसी तर्ज पर ये जो 3 साल का जो कोर्स, मतलब जब बच्चे 3, 5, 6 में जाएंगे तो इसी तर्ज पर ऐसे ही शिक्षा का नींव रखने की बात ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गई है। क्या कहा जा रहा है कि बच्चों को हम इंटर्नशिप देंगे, हम गार्डनिंग करवाएंगे, हम कारपेंटर बनवाएंगे, उनको इस तरीके से ट्रेनिंग देंगे। मैं आपको कह देता हूँ, आप लोग भी आसपास देख लीजिएगा कि आपके अगल बगल में जो भी कारपेंटर का काम कर रहे हैं, जो भी गार्डनिंग का काम कर रहे हैं, जो भी मिस्त्री का काम कर रहे हैं, जो भी बढ़ई का काम कर रहे हैं, उन्होंने कहीं एजुकेशन नहीं लिया, कोई स्कूलों में पढ़ाई नहीं किया, लेकिन उनको अफसोस हमेशा रहता है कि मैं पढ़ लिख नहीं पाया, तब आज जा करके ये काम को कर रहा हूँ। अब सोचने वाली बात है कि बच्चों को ये जो 3 साल का जो कोर्स है, ये जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, एक्चुअली में काम, एजुकेशन का काम इंसान बनाना होता है। स्किल दे करके उन्हें ट्रेंड कर देना एजुकेशन का काम नहीं होता है। 3 इडियट का एक डायलॉग है, मुझे याद आ गया, मैं कहता हूँ कि जो डर के, मतलब छड़ी के डर से जानवर भी ट्रेंड हो जाते हैं। तो उसी तरीके से ये 3 साल का जो बात है, उन्हें बच्चों को एजुकेशन दे करके ना, बल्कि ट्रेंड करने के लिए ये जो नींव रखी गई है एजुकेशन का, ये जो 3 साल का कोर्स है। उस आशीष, ये बताइए, जब 5+3+3+4 की हम लोग बात कर रहे हैं, पहले 10+2 था, तो 10th में एक लड़कों के बीच में पैशन होता है कि मैं इतना मार्क्स लाऊंगा और 10th पास करके 11th में जाऊंगा। अब वो ख़त्म हो जाएगा शायद। अब वो कितना अच्छा है नहीं है, नया एजुकेशन पॉलिसी जब लागू होगा उसके कितना दिन के बाद ये सफल हो पाएगा, ये भी लागू होने की बात है। लेकिन आप ये बताइए, जब बच्चा अच्छे से वोकेशनल कोर्स सीख ही रहा है तो वो अगर ड्रॉप आउट होगा तो वो जाके कुछ काम करने लगेगा।
अब इसको किस तरह से बेनिफिट देखा जाए ये मुझे पता नहीं, ये भी आगे जाके हमें पता चलेगा। लेकिन मूल बात ये है कि 10वीं के बाद वो 11वीं के बाद लोग स्ट्रीम जब चुनते हैं तो वो क्या स्कूल डिसाइड कर देगा या बच्चा के पेरेंट्स डिसाइड करेंगे? कौन डिसाइड करेगा? कैसे उसका हुनर को पहचाना जाएगा जब एग्ज़ाम्स नहीं लिए जा रहे हैं 10th क्लास तक तो? देखिए ये सवाल आपका बहुत ही जेन्युइन है। लोगों को यही कहना है कि लोग वोकेशनल की ओर जाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो वोकेशनल कोर्सेज की बात कह रही है तो वो बिना पढ़े लिखे भी लोग उस काम को लगातार कर रहे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं। एक्चुअली में सरकार का यहाँ पे मंशा है कि पढ़ लिख करके जो एजुकेशन प्राप्त करके जो सरकारी नौकरी लोग मांगते थे वो इन कोर्स करने के बाद में वो मांगे नहीं। यही सीधा सा मंशा सरकार का है, वो खुद ट्रेन हो जाए और इन सारे कामों को करें, ठीक है, ताकि आने वाले समय में हम ये कह सकें कि हमारे देश में बेरोज़गारी नहीं है। जबकि एक्चुअली में हम बच्चों को उस तरीके से ही ट्रेन कर दिए गए हैं कि सरकार से वो नौकरी मांगे ही नहीं। यही एक्चुअली में मंशा है। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो पास फेल प्रथा ही लगातार हटा दिया जाएगा, ड्रॉप आउट रेट ही हटा दिया जाएगा, तो देखिए इसके पहले आप जानते हैं कि नो डिटेंशन पॉलिसी 8वीं तक चल रहा है, मतलब 8वां क्लास तक कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, यही चल ही रहा है। और इस दरम्यान में अब 9 से 12 तक ही कोई फेल नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है कि एजुकेशन जो है एक सोच लोगों के बच्चों के मन में रहता था कि हम अच्छे मार्क्स लाएंगे और पढ़ाई लिखाई करेंगे, एक दूसरे के बीच में जो कंपटीशन होता था उसको ही ख़त्म कर दिया गया है। अब सरकार इसमें दे रही है क्या एक्सक्यूज़ कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर पेशेंट एक ऑपरेशन में एक पेशेंट अगर मर जाए तो डॉक्टर ऑपरेशन करना नहीं छोड़ देगा, अब ना मेडिकल साइंस को पीछे भगा नहीं देगा, मेडिकल साइंस को ही नहीं बदल दिया जाएगा। तो ये सरासर सरकारी एक नीति है ताकि शिक्षित बेरोजगारी को कम किया जा सके। आपको क्या लगता है इस नई पॉलिसी का क्या क्या फ़ायदा होता है? किस सेक्शन में फ़ायदा आपको दिख रहा है और किस सेक्शन में नुकसान दिख रहा है? हाँ, देखिए अभी वर्तमान में हमारे देश में सारी यूनिवर्सिटीज़ में CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया है। इसमें ये जो प्रावधान में जो कहा गया है कि कोई भी बच्चे कोई भी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं, साइंस के बच्चे आर्ट्स का भी सब्जेक्ट ले सकते हैं और कुछ वोकेशनल कोर्स भी ले सकते हैं। देखिए इसमें बेसिकली जो फ़ायदा है वो फ़ायदा होगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, प्राइवेट कॉलेजेस को, क्योंकि अभी वर्तमान में CBCS का 5 साल गुजर गया, 5 साल इतिहास है। आप देख लीजिए कि जो भी बच्चे सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो उस विश्वविद्यालय में, उस कॉलेजेस में अवेलेबल ही नहीं है, उसके शिक्षक ही अवेलेबल नहीं है, उनका बहाली ही नहीं हुआ है। हाँ, तो बच्चे किधर रुख करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि बच्चे रुख करेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की ओर, प्राइवेट स्कूल की ओर, प्राइवेट कॉलेजेस की ओर, जहाँ पे उन्हें ये सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे। तो बच्चे वही हैं जो पढ़ पाएंगे, जिनके पास में पैसा होगा, और जिनके पास में पैसा नहीं होगा वो अपनी पढ़ाई को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आशीष ये बताइए, आपको क्या लगता है अगर एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गया या लागू हो रहा है तो कितने सालों के बाद हमें पता चल पाया है कि इसका बेनिफिट, इसका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? देखिए नो डाउट फ़ायदा होगा, लेकिन ये जो हम कहते हैं कि सरकार का एक दायित्व होता है कि अधिक से अधिक लोग पढ़ पाएँ, ये ख़त्म हो जाएगा। बस कुछ मुट्ठी भर लोग आने वाले समय में 1-2 साल के बाद में हम देखेंगे छट जाएंगे और कुछ मुट्ठी भर लोग ही पढ़ पाएंगे जिनके पास में अधिक से अधिक पैसा हो सकेगा, क्योंकि सारे प्राइवेटाइज की ओर हमारा जा रहा है। तो अभी सरकार ने एक और लाया है अध्यादेश जिसमें बता रहे हैं कि 6% GDP का एडुकेशन पे खर्चा होगा, जो पहले नहीं होता था। तो इस फैसले से आप क्या समझते हैं और क्या संदर्भ में ये फैसला लिया गया है कि 6% GDP दिया जाएगा? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात की गई है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? 6% से क्या कर लेंगे? देखिए ये बहुत ही हास्यास्पद है कि जो कह रहे हैं कि 6% GDP रेट हम लोग खर्च करेंगे एजुकेशन पे। इसके पहले 3.3% एजुकेशन खर्च करने की बात कही जा रही थी सरकारों में। जब देखेंगे जब UPA गवर्नमेंट था, जब 3% की बात आ रही थी कि हम खर्च करेंगे, उस समय मात्र 0.7% के एवरेज में खर्च होता था एजुकेशन पर। और जब भाजपा की सरकार आई तो ये परसेंटेज और कम हो गया, ये परसेंटेज 0.4% में चला गया कि 0.4% ही एजुकेशन बजट में खर्च हो रहा है। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि हम 6% खर्च करेंगे, लेकिन वास्तव में ये बात है कि जो वर्तमान पूर्व में जो चलते आ रहा है वो सारा कुछ वैसा ही चलने वाला है। क्योंकि ये 6% जब खर्च करेंगे तो क्वेश्चन यहीं पर उठता है कि जो 6% खर्च करेंगे यानी कि किस मद से उसको कटौती करेंगे, इसका कहीं जिक्र नहीं है। आप जब 100% की बात है तो 6% जब आप करिएगा तो बाकी जो है उस किसी ना किसी मद से तो कटौती करिएगा, तभी तो आप खर्च करिएगा, लेकिन इसका कहीं जिक्र नहीं है। इसका सीधा सी बात यही है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा गया है कि GDP का 6% खर्च होगा, और वास्तव में बीजेपी गवर्नमेंट, जो UPA गवर्नमेंट 0.7 करती थी, ये और कम कर दी थी 0.4, और आने वाले टाइम में ये कम होने वाली है।
बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे चर्चा में आशीष जो छात्र नेता रह चुके हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में और अभी लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं हज़ारीबाग कचहरी में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।